हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने रोटर पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें रोटर को रोटेट करवाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? टॉर्क की। तो देखेंगे कि हमें जो हमारा टॉर्क होता है वे किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो टॉर्क होता है सबसे पहले डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर करंट पे। दूसरा डिपेंड करता है किस पे? कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है हमारा रोटर में। और तीसरा डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे। तो रोटर हमारा 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे तीनों को अगर हम एक साथ मिला के देखें तो किस पे कितना फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था जितने फ्लक्स का ट्रांसफर होगा उतना ही क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। तो हम E2 को E1 लिखे या φ1 लिखे, सब सेम ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टॉर्क का अगर इक्वेशन हम मिला के लिखेंगे तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फाई इंटू I2 इंटू कॉस φ2। 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तीसरा पैरामीटर है पावर फैक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, मतलब कितना फ्लक्स चाहिए, वही आपका फाई था। और पहला क्या था आपका? रोटर करंट। तीनों को मिला के लिखेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फाई I2 कॉस φ2। आगे देखिए, तो यही मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है दोस्तों, T जो है टॉर्क को यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, फाई जो होता है यानी जितना हमारा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ईएमएफ होगा। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ा था कि V2/V1 होता है। ऐसे ही अगर हम इंडक्शन मोटर में देखेंगे तो K इज इक्वल टू क्या होता है? E2/E1। तो फाई इज इक्वल टू E1 होता है, तो फाई के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए K इज इक्वल टू E2/E1 है ना, तो हम यहाँ से E2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? K इंटू E1 हो जाएगा। और E1 हमारा क्या है? E1 जो है वो हमारा φ1 है। तो E1 के बदला में हम क्या चाहें? φ1 लिख सकते हैं, और K तो कांस्टेंट है। तो ऐसे ही देखिए, बस यही मैंने कहा था आपको पहले इक्वेशन में। क्या था? जो हमारा यहाँ पे आ रहा है T इज इक्वल टू फाई I2 कॉस φ2 आ रहा है ना, यानी हम चाहें तो यहाँ पे फाई के बदले में क्या लिख सकते हैं? फाई के बदले में हम चाहें तो E2 भी लिख सकते हैं। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे टॉर्क इक्वेशन निकालने में। आगे देखिए, रोटर करंट निकालेंगे तो रोटर करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू E2/Z2 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्लिप के साथ क्या होगा? वो ट्रांसफर होगा रोटर साइड में, तो ये हो जाएगा S इंटू E2/Z2 हो जाएगा। और Z2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू √R2 प्लस S X2 स्क्वायर। R2 हो जाएगा रेजिस्टेंस और X2 हो जाएगा क्या हो जाएगा? रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम क्या करेंगे? सबकी वैल्यू को डालेंगे इक्वेशन में। देखिए, ये I2 हो गया, ये E2 हो गया, ये Z2 हो गया, और cos φ2 का तो वैल्यू आराम से रख ही सकते हैं। देखिए, इन दोनों का मान रखेंगे तो I2 बराबर क्या होगा? I2 बराबर हो जाएगा ना दोस्तों, S E2 बाई क्या हो जाएगा? √R2 प्लस S X2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे SE2/Z2 है ना, ये जो Z2 है इसके बदले में हमने ये वाला टर्म यहाँ पे रख दिया है। तो I2 का हमारा इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे? हम cos φ का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर का मान R2/Z2 होता है। तो R2 को हम R2 लिख देंगे और Z2 को क्या लिखेंगे? यहाँ से मान रख देंगे, यानी √ हो जाएगा R2 प्लस S X2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तीनों का मान हम डालेंगे इक्वेशन में, I2 का मान, cos φ2 का मान और E2 का मान। देखिए, पहला इक्वेशन हमारा था T इज इक्वल टू फाई I2 cos φ2 था। तो हम क्या करेंगे? फाई के बदला में E2 रखेंगे। देखिए, फाई के बदले में E2 रखा हुआ है। I2 का मान हमने ऊपर निकाला था तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। और cos φ2 का मान क्या है? R2/√R2 प्लस S X2 स्क्वायर है ना। तो हमने यहाँ पे तीनों को रख दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है, अब हम सबको गुना करेंगे। तो सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, E2 में E2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? E2 स्क्वायर हो जाएगा, S का S रह जाएगा, R का R हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √R2 प्लस S X2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए, हम क्या करेंगे? कांस्टेंट के बदले में यहाँ पे रखेंगे। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनली का इक्वेशन था, तो कांस्टेंट के बदले में K होगा, और K का मान यहाँ पे रखेंगे हम 3/2π/NS। इस टर्म को फ्रेंड्स आप स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इक्वेशन में हमारा रेडियन पर सेकंड में स्पीड का वैल्यू दिया रहता है, और इसका भी मान हमें इक्वेशन में रखने के लिए देता है।
तो उस समय हम इसको यूज़ करेंगे। और ये तो आपका टॉर्क वाला इक्वेशन तो काम आएगा ही, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सारे टर्म्स को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के के टर्म को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और स्लिप का यहाँ पे स्लिप आ जाएगा और वोल्टेज का वोल्टेज आ जाएगा और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आ जाएगा और नीचे ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, कॉपर लॉस निकालेंगे। तो कॉपर लॉस क्या होता है, किसी भी सर्किट में कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो हम इंडक्शन मोटर में निकालेंगे, तो इंडक्शन मोटर में तो 3 फेज है, तो इसमें निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3i स्क्वायर आर हो जाएगा, 3i स्क्वायर आर हो जाएगा। i2 का वैल्यू हमने निकाला है पहले ही, क्या है i2 का वैल्यू SE2 बटा रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर है इंटू R2, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो S का स्क्वायर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट ओवर का स्क्वायर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और R2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 आ जाएगा और E2 का E2 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कॉपर लॉस का हमारा फॉर्मूला भी पता चल गया, ये वाला PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3R2 S स्क्वायर E2 स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा कॉपर लॉस का हो गया। और ऊपर हमने क्या निकाला था, टॉर्क का इक्वेशन निकाला था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में ये आपका 8 नंबर में आता है, तो स्पेशली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। नीचे देखिए दोस्तों, नीचे है, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम टॉर्क किस कहाँ होता है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी टॉर्क का इक्वेशन पहले निकाला हुआ है, T इज इक्वल टू जो आता है मैंने लिख दिया है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म्स है। देखिए दोस्तों, हमारा ये NS जो है वो कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस है, रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा और ये सेकेंडरी जो रोटर का वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन सब टर्म्स को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान के और नीचे वाले को क्या करेंगे, स्लिप के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है या किस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। तो ये दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए। वी नो दैट R2 X2 NS दीज आर रिमेन्स कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि सप्लाई वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता है। तो यही क्या होता है, हमारा ट्रांसफर सेकेंडरी पे होता है, तो रोटर का जो सेकेंडरी में मतलब रोटर का जो EMF आएगा वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इन सब को हम क्या करेंगे, इस टर्म को लेके इन सब को नेग्लेक्ट करेंगे और बाकी टर्म को लेके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए dt बाई क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो बाकी सब टर्म को हटा के देखेंगे तो हमारा ये बचेगा KS E2 स्क्वायर बटा R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, E2 को R2 को करके, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंड में S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाई X2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं बताया है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा वीडियो बनाना होता है तो मैं इसको छोटा वीडियो करना होता है, फिर यूट्यूब में अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये इक्वेशन ये इतना आएगा। एट दिस वैल्यू तो हम देखेंगे कि S इज इक्वल टू क्या होता है, R2 बाई X2 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, और इस स्लिप को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्लिप बोलते हैं। अगर हम पूछेंगे कि S इज इक्वल टू जब 1 हो, यानी कि जब हमारा क्या हो, रोटर बंद हो, तो क्या होगा, तो उस समय हम S की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू X2 हो जाएगा। तो देखिए, अब हम इस केस में देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा। तो टॉर्क का इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है, SE2 स्क्वायर R2 बटा रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, S बराबर क्या रखेंगे, R2 बाई X2 इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, T मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो T मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, K E2 स्क्वायर बटा 2X2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे 3-4 चीज़ें हमें इस इक्वेशन से पता चलेंगी। जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो हमारा रोटर के वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, रोटर के वोल्टेज के क्या होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब एग्जाम में सीधे न्यूमेरिकल में आते हैं, मतलब सीधे ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है और MCQ में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, सेमेस्टर में आएगा, एकदम देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा, हमारा रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कहेंगे किस कंडीशन में,
किस स्लिप पे, तो वो जो स्लिप का टर्म होता है वो क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।